नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। और आज स्टूडियो में मौजूद है राष्ट्रीय कवि सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ जी, जैसा कि मैंने भूमिका में अपनी बातों को रखा और आप अपनी बात को काव्यगत तरीके से कहने में माहिर हैं, और न केवल अपनी बात को कहने में माहिर हैं बल्कि हिंदी की तमाम विधाओं के अंतर्गत आप अपना एक अधिकार रखते हैं। क्या व्यंग, क्या कविता, क्या गद्य और क्या लेखन, यानी हर एक चीज में आपके साथ यदि मैं हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करना चाहूं तो संभवतः समय बहुत पीछे छूट जाता है। एक ऐसे समय में जब मीडिया अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, ऐसे समय में आपने एक ऐसे विषय के ऊपर बातचीत करने का संकल्प लिया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि इस तरह तो मोहब्बत में कमी होती है, माँ का एक दिन नहीं होता, सदी होती है। क्या ये सियासत की चालाकियाँ हैं जो हमको इस बात के लिए बाध्य किए कि इसका दिवस मनाओ। हमारे बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई जी हुए, उन्होंने कहा कि दिवस तो कमजोर का मनाया जाता है, भाई जो ताकत तो होता है उससे कभी दिवस बनता है क्या? भाई हमारे लिए हिंदी मातृभाषा है, लेकिन सरकारों के लिए सिर्फ मातृभाषा है, एक मातृभाषा है। इसलिए जानिसार अख्तर साहब का एक शेर है कि वो जहर देता तो दुनिया की निगाहों में आ जाता, वो जहर देता तो दुनिया की निगाहों में आ जाता, उसने यूं किया कि मुझे वक्त के ऊपर दवाई नहीं दी। क्या बात। तो हमारे लिए जो मातृभाषा है, लेकिन सियासी दौर में आपने क्या खूब कहा है, उनके लिए मात्र एक भाषा है, मात्र एक भाषा। जैसे कि भाषा और बोली में जो फर्क होता है, वही फर्क सियासत में और एक आम इंसान की जिंदगी में लाकर खड़ा कर दिया है। यही खूबी है सिद्धार्थ कुमार की। सिद्धार्थ जी, मैं आपको ये जानना चाहूंगा कि जैसे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी का जनक कहा जाता है, तो उनको जनक कहने का मतलब पितामह कह देना, यूं ही कोई किसी का नामकरण नहीं कर देता। आप इसे किस अंदाज में लेते हैं? भारतेंदु बाबू ने उस समय हिंदी को संभाला जिस समय सियासत हावी थी, जिस समय सर सैयद अहमद खान, लक्ष्मण प्रसाद जी और इनकी आपस की प्रतिद्वंद्विता थी, और अंग्रेज ये बात चाह रहे थे कि हिंदी नहीं हो, उससे चीज दूसरी कोई भाषा इनके बराबर आ जाए। उस समय भारतेंदु बाबू ने ये बीड़ा उठाया और उन्होंने नहीं सिर्फ पद्य में ही गद्य की एक नई शुरुआत की। गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु बाबू ही है। हाँ, रामचंद्र शुक्ल ने तो बाकायदा लिखा ही है कि सबसे विलक्षणकारी घटना साहित्य में गद्य का आविर्भाव ही था, जो भारतेंदु काल में ही आया। और उन्होंने उस समय में जो हिंदी थी वो सामाजिक सुधारों को लेकर ज्यादा आगे बढ़ रही थी। उस समय के जितने निबंध लिखे गए, उस समय की जितनी कविताएं लिखी थी, वो सामाजिक सुधारों को लेकर बढ़े थे। लेकिन उसके बाद जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए और उन्होंने जब बीड़ा उठाया सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, 1903 में शायद उन्होंने ज्वाइन किया, 1903 से 1920 तक, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी को व्याकरण सम्मत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब जब कभी हिंदी की शुद्धता की बात की जाएगी, जब जब कभी भाषा के व्याकरण की बात की जाएगी, तो उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बात यदि महावीर प्रसाद द्विवेदी की आती है तो नाम की सार्थकता और समानता के आधार पर यहाँ निश्चित रूप से मैं याद करना चाहूंगा स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा को, जिन्हें न केवल सहस्त्राब्दी हिंदी सेवी सम्मान से नवाजा गया, जिन्होंने न केवल 2 दर्जन से ज्यादा पुस्तकें लिखी, और उन्होंने हिंदी सेवी होने का प्रमाण अपनी हर एक पुस्तक के टाइटल से देने की उन्होंने कोशिश की। जैसा कि आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को व्याकरण से जोड़ा, तो मुझे कहने में बड़ा फक्र महसूस होता है कि डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा के द्वारा भी व्यावहारिक हिंदी व्याकरण पुस्तक की रचना करके आप उसके अध्येता भी हैं, और उन्हीं के डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा के सानिध्य में जिस साप्ताहिक इंदौरिया समाचार जगत की शुरुआत हुई, जिसने अपना पहला दशक पूरा किया, वहीं जिला कोटपुतली बहरोड का एकमात्र दैनिक अखबार इंदौरिया समाचार जगत, जिसकी दूसरी पीढ़ी में मैं स्वयं और तीसरी पीढ़ी में मैंने मास्टर रुद्राक्ष को एक एडिटर की जिम्मेदारी देते हुए समाज को सुपुर्द किया। ये मेरा हिंदी के प्रति एक योगदान हो सकता है। कोई कि किसी भी संस्था, आप चैनल देख लीजिए या कोई भी संस्था देख लीजिए, वो तभी प्रगति कर पाता है जब उसमें काम करने वाले लोग अपना काम अच्छी तरीके से निभा रहे होते हैं। तो हिंदी में काम करने वाले लोगों को, हिंदी में बात करने वाले लोगों को ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, हमारी भाषा के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। देखिए 1952 में पंडित नेहरू ने मैथिली शरण गुप्त को राज्यसभा में ले गए, लेकिन और मैथिली शरण गुप्त कौन, जिन्होंने कविता लिखी कि सच्चे अर्थों में भारत की जय है, जय जवाहरलाल की, जो ऐसी बात कर रहा था। लेकिन जब हिंदी की नीतियां जब नेहरू बना रहे थे और जो नीतियां थी उनकी संवेदना हिंदी की नीतियों से भिन्न थी, तो सबसे पहले
नेहरू के खिलाफ बोलने के लिए कोई खड़ा हुआ तो मैत्री से गुप्त खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र क्या जिसमें नगण्य हो 20-22 करोड़, ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें हिंदी को बोलने वाले 20-22 करोड़ लोगों को आपने नगण्य कर दिया। कि यह लोकतंत्र क्या जिसमें नगण्य हो 20-22 करोड़, बढ़ रही है हमारी हिंदी तो क्यों हो इस पर आक्रोश। और उसके ऊपर नेहरू ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की और उसके बाद उन्होंने नीतियों को बदला। तो उस समय जब ऐसे जिम्मेदार लोग थे जो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे थे और पूरी चाहे सामने वाला कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो अपनी बात को पूरी प्रखरता के साथ रख पा रहे थे, जिसका कारण ये है कि आज हम सब बैठकर हिंदी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। कि प्रेमी भंवरे प्रेम नली तक आ पहुँचे, अपने ख्वाबों की तितली तक आ पहुँचे, पंखों में भर प्रेम सुधा आवारागन, हम जिला कोटपुतली तक आ पहुँचे। हम कहाँ से चले थे और कहाँ तक आ गए, ये गौरव का विषय है और हिंदी का सार्थकता है। बहुत सुंदर है। एक तरफ जहां जिले का जश्न मना रहे हैं तो वहां दो व्यक्ति, एक राठ क्षेत्र को याद कर रहा है तो दूसरा तोरावाटी क्षेत्र को। तोरावाटी क्षेत्र और राठ क्षेत्र की दोनों की भाषाएं अपनी अलग अलग हैं, उनकी संस्कृतियां अलग हैं। जब दोनों किसी बड़े फेस्टिवल की तैयारी करेंगे तो संभवतः आयोजक के लिए बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है कि वो किसको किस परसेंटेज में शामिल करे, राठ को रखे या तोरावाटी क्षेत्र को रखे। तो दो संस्कृतियां और दो भाषाओं के विलय से बने इस कोटपुतली जिले को लेकर आप भाषा का दृष्टिकोण से कैसा महसूस करते हैं? ये दरअसल कोटपुतली जो है वो भाषा के रूप से त्रिवेणी है, सिर्फ राठ ही नहीं है, यहाँ मेवाती भी है। मेवाती, तोरावाटी, राठ और थोड़ा थोड़ा ढूंढाली शेखावाटी का भी पोशाक आता है। तो ये जो संगम है, आपने इलाहाबाद का नाम सुना है, वहाँ नदियों का संगम होता होगा, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जहाँ का निवासी हूँ, जहाँ हिंदुजा समाचार चैनल चलता है, अगर आपको भाषाओं का संगम देखना है, अगर आपको संस्कृतियों का संगम देखना है तो आपको कोटपुतली आना पड़ेगा। कोटपुतली तोरावाटी क्षेत्र को भाषा का संगम कह करके आपने तोरावाटी और राठ क्षेत्र नहीं बल्कि मेवाती, ढूंढाड़ी, शेखावाटी और इन सारी भाषाओं के संगम स्थल के रूप में तोरावाटी क्षेत्र के जो मुख्यालय है, जिले का जो मुख्यालय है कोटपुतली है, उसे जो सम्मान बख्शा है भाषागत रूप में, उसके प्रति इंडोरिया टाइम्स की ओर से मैं आपका आभारी हूँ। वर्ष 2023 और 24 दोनों सियासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माने जा रहे हैं और सियासत भाषा पे भी हुई है और हर एक मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष अपनी बातें कहता रहा है। मैं यहाँ राजस्थान में अभी जो एक परिवर्तन यात्रा चल रही है, उस परिवर्तन यात्रा के संदर्भ में आपकी कुछ काव्यगत पंक्तियां मैं श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूंगा कि ये परिवर्तन किस चीज का परिवर्तन है। सत्ता परिवर्तन है, लोगों की सुख सुविधाओं का परिवर्तन है, कुछ ऐसी कमियां रह गई थी जिनका सुधार का परिवर्तन है, या कुछ और है जिसको लेकर के हर बार मतदाताओं को कुछ विभिन्न पार्टियां गुमराह करने का दौर जारी रखे हुए हैं। देखो, मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है और मैं तो कवि हूँ, हास्य में बात करता हूँ कि भाई नहीं तो मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई जायज और नाजायज संबंध नहीं है। नहीं तो मैं कांग्रेस का आदमी नहीं, मैं भाजपा का हूँ, आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूँ। लेकिन मैं 2-3 बातें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक तो सियासी लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। अगर इस देश में सियासी लोगों के भरोसे ही कुछ होना होता तो इतने साल हो गए, क्या हम इससे ज्यादा प्रगति नहीं कर सकते थे? क्या हम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते थे? जी। हमको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। किसी भी देश का, किसी भी समाज का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उस सिस्टम को परफेक्ट बनाना पड़ता है और उसको बनाने के लिए उसका हिस्सा बनना पड़ता है। बाहर खड़े होकर देखने से काम नहीं चलता। तो 1947 में गोरे अंग्रेज चले गए थे, काले अंग्रेज आ गए। इनकी अपनी स्वार्थता की हद है और आज हिंदी दिवस है। मैं देश के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जिस भाषा में वो वोट मांगता है, जिस भाषा में मतदाता के दरवाजे के ऊपर जाकर अपना दामन फैलाता है, उसको आदेश भी उसी भाषा में पारित करनी चाहिए ताकि उसके नीचे काम करने वाले महातत्व को इस बात का आभास हो कि मैं जो भाषा बोलता हूँ, मेरे घर में जिस भाषा में सोचा जाता है, मैं मेरे बच्चों से जिस भाषा में बात करता हूँ, मुझे आदेश भी उसी भाषा में मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा इस देश में नहीं हो रहा। तो अब अभी चंद्रयान 3, हालांकि सरकारों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक काम तो अच्छा किया, चंद्रयान 3 जो लैंड हुआ उसमें उस जगह का नाम शिव शक्ति दिया। दूसरे दिन जब उसका नाम आदित्य रखा
तो ये सिर्फ नहीं भारत का चमत्कार है बल्कि हिंदी का भी चमत्कार है कि वैश्विक रूप से हिंदी आगे बढ़ रही है, वैश्विक रूप से हिंदी की स्वीकारोक्ति हो रही है। और सातोत्री दौर के कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने हिंदी को पूंजी से विमुख कर दिया। आप बाजार से विमुख हो गए, फिर आप बात करना चाहते हैं कि वैश्विक स्तर के ऊपर आने की, तो आपको बाजार को साथ लाना पड़ेगा। बाजार की कविता मत लिखो, बाजार का साहित्यकार मत लिखो, साहित्य मत लिखो बाजार का, लेकिन जो साहित्य लिखते हो उसका तो बाजार बनाओ, जो कविता लिखते हो उसका तो बाजार बनाओ। आप वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सब डिजिटल पे चला जा रहा है, पुस्तकें छपी नहीं रही हैं, पढ़ी कहाँ जाएंगी। लेकिन देखो हमारे बड़े कवि वो कहते हैं पहले अखबार छपता था फिर बिकता था, अब पहले बिकता है बाद में छपता है। तो ऐसा है कि किताबों को लेकर कुछ संकट जरूर है, लेकिन एक बात तय मानिए आप, कितना ही डिजिटल हो जाए, चिड़िया कितना भी क्यों न उड़ ले आकाश, दाना है धरती के पास, यदि आपको कागज की सुगंध से मोहब्बत है तो आप फिर डिजिटल पे रह नहीं सकते, आपको किताबें उठानी पड़ेगी। किताबें उठानी पड़ेंगी। जज्बा हो तो सिद्धार्थ कुमार जैसा, जिन्होंने हर प्रश्न का अपने ही अंदाज में अपने राष्ट्रवाद को पूरे को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा के प्रति पूरे समर्पित डेडिकेटेड भाव से जिस तरीके से आप आवाम से मुखातिब हैं, हम भी इंदौरिया टाइम्स की ओर से ये शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप अपनी ऊंचाइयों को और बुलंदियों को इसी तरह से। आपने बहुत खूब अपनी बातों को अपने अंदाज में कहा, लेकिन मैं यहाँ इसको प्रासंगिक बनाते हुए बता देना चाहता हूँ कि कोटपुतली विधानसभा जो कि 2023 के चुनाव की तैयारी के लिए तत्पर है, क्या एक ऐसा योग माने कि स्थानीय विधायक राजेंद्र सिंह यादव न केवल एक विधायक बनकर उन्होंने क्षेत्र का नेतृत्व किया, बल्कि उन्हें गृह राज्य मंत्री जैसे ओहदे से नवाजा गया, उन्हें उच्च शिक्षा मंत्री का ओहदा भी दिया गया, उन्हें स्वतंत्र मोटर गैराज का प्रभाव दिया गया। इतना ही नहीं, बात यदि हिंदी दिवस की हो, भाषा की हो, तो उन्हें पुस्तकालय और भाषा का भी स्वतंत्र प्रभार दिया गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के भाषाविदों को कहीं मैंने ऊंचाइयां छूते हुए नहीं देखा। कहीं मैंने केवल एक पुस्तकालय के अलावा क्षेत्रीय लेखकों को, साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा कोई कार्य किया गया हो, कोई पुरस्कार किया गया हो, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक इवेंट के जरिए अपनी पार्टी को उसकी योजनाओं को आगे बढ़ाने की होल्डिंग लगा सकते हैं, तो स्थानीय विधायक के लिए भाषा का स्वतंत्र प्रभाव रखते हुए एक बहुत बड़ा मौका था। वो यदि चाहते तो न केवल राष्ट्रभाषा के प्रति बल्कि अपने क्षेत्र के साहित्यकारों के प्रति भी अपनी सोच का परिचय दे सकते थे, मगर ये हो ना सका। कि नदी के घाट पे भी सियासी लोग बस जाएं, अगर किसी भाषा को राजनेताओं से उम्मीद है तो वो नहीं रहनी चाहिए जी। क्योंकि नदी के घाट पे भी यदि सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। ये तो गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत नहीं चलती, वरना सारे के सारे बादल इनके खेतों में बस जाए। तो इसलिए उम्मीद किसी से नहीं है, हाँ अपना काम अपनी तरीके से निभाते रहिए, क्योंकि जो पूरा देश पूरे नाम पर है, जो जहां भी है वतन के काम पर है। आप अपना संपादक का काम अच्छे तरीके से करते रहे, मैं मेरी कविताओं का काम अच्छे तरीके से करते रहे, देखने वाला दर्शक देखने की कला अच्छी तरीके से करते रहे, पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ाई अच्छी तरीके से करता रहे, देश स्वतः अपने आप आगे बढ़ जाएगा। जीवन में ईमानदारी यदि हो तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाथ से हाथ मिलाकर जंजीर की तरह चला करो, वरना किसी धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हिंदी का समर्थन करना किसी अन्य भाषा का विरोध नहीं है, सब भाषाओं का अपने जगह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अनुष्का शर्मा कितनी सुंदर क्यों ना हो, मेरी माँ से सुंदर थोड़ी है। क्या बात है, बहुत 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 बड़ी बात होती है कि अनुष्का शर्मा हो, कोई कितनी ही बड़ी अभिनेत्री हो, कोई ऐश्वर्या ही क्यों ना हो, लेकिन माँ से सुंदर कोई नहीं हो सकती है। जब तक ये जज्बा मौजूद रहेगा तब तक आप माध्यम बदल सकते हैं, स्कूलों को कॉलेजों को क्रमोन्नत कर सकते हैं, लेकिन उस जज्बे को यदि कोई व्यक्ति छेड़ देता है तो उसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। आपने इस पूरे हिंदी दिवस को एक तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कन्वर्ट हो, लेकिन आज के इस हिंदी दिवस की सार्थकता इसीलिए है क्योंकि वर्ष 2023 जहां आने वाले 2-3 महीने के अंतर्गत चुनाव दस्तक देने वाले हैं, तो हम अपनी आवाम को अपनी भाषा का तरीके से, भाषा का जज्बे के साथ ये बताना चाहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि हमारे ऊपर कोई भाषा हावी ना हो, हमारे ऊपर कोई काला अंग्रेज हावी ना हो, हमारे ऊपर दूसरों की संवेदनाएं हावी ना हो, हम अपनी संवेदनाओं के साथ अपनी बात को कह सकें। ये जज्बा हमारी मातृभाषा का सदैव हम में बरकरार रहे, इसी उद्देश्य से हमने हिंदी दिवस पर आज सिद्धार्थ कुमार को आमंत्रित किया है। हिंदी दिवस की सार्थकता को प्रदर्शित करते हुए आपके माध्यम से ये कोशिश करता हूँ कि हम वक्त से आंख मिलाकर बात करने के काबिल हैं।
तो मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। इस झूठे सपनों के सौदागर बने लूट के छोर हैं, कि सपनों के झूठे सौदागर बने लूट के छोर हैं। भ्रष्टाचारी जन विरोधी सब सरकारें चोर हैं, सपनों के झूठे सौदागर बने लूट के छोर हैं। कि सर्द रात में एक किसान जब अपने हाथ कपाता है, कीमत तो बहुत बढ़ रही दिल्ली में धान की, फिर भी बेटी विदा न हो सकी किसान की, और मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। तब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि सर्द रात में एक किसान जब अपने हाथ कपाता है, कुर्बानी दे अपनी संतानों का भाग्य बनाता है, आशा करता बच्चे पढ़कर रोशन कर देंगे घर को, भले ही भूखे रह ले लेकिन कुंठित न मन के स्वर को, लेकिन उसके आशाओं की टूटी सारी डोर है। भ्रष्टाचारी जन विरोधी सब सरकारें चोर हैं, कि कैसे हैं ये कर्णधार जो अपनी अपनी ढेर रहे, भारत की भावी पीढ़ी के जीवन से ये खेल रहे, भारत की भावी पीढ़ी के जीवन से ये खेल रहे। भ्रष्ट व्यवस्था तो अपने मतलब के ही गाने गाती, लालच में इतने डूबे हैं लाज नहीं इनको आती, देख रहा है देश तमाशे सन्नाटे घनघोर है, भ्रष्टाचारी जन विरोधी सब सरकारें चोर हैं। लेकिन चूंकि कहा गया है कि मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होना है, तब मैं कहता हूं कि उठो जवानों इनकलाब का नारा आज लगाना है, भ्रष्ट व्यवस्था के नायक को अब तत्काल भगाना है, अपने पौरुष की गरिमा को व्यर्थ नहीं जाने देना, कमजोरी को लाचारी को निकट नहीं आने देना, ऐसे ही हालात रहे तो काले सारे भोर हैं, भ्रष्टाचारी जन विरोधी सब सरकारें चोर हैं। बहुत बहुत खूब जिस अंदाज में आपने अपनी बात को रखा है, ये न केवल वर्ष 2023 चुनाव बल्कि 24 तक भी लोगों को याद रहेगी, और यदि याद रहेगा तो युवा पीढ़ी इन बातों को ध्यान में रखते हुए उस व्यवस्था का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे जिन व्यवस्थाओं से अक्सर हम राजनीति से अपना दामन छुड़ाते रहे हैं। G20 को लेकर इतनी सारे वायदे हुए, इतनी सारी सहमतियां बनी, वो अपनी जगह एक अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन मैं उसको दूसरी तरीके से देखता हूँ। जिस समय हिंदुस्तान के अंदर गोडसे के भक्त है, जिस समय हिंदुस्तान में व्हाट्सएप के ऊपर महात्मा गांधी को गालियां दी जा रही है, उस समय G20 के तमाम देश गांधी की समाधि के ऊपर झुक जाते हैं, तो गांधी का होना और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। और आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी, आप बड़े जिम्मेदार संपादक हैं, आपकी बड़ी उपस्थिति में कहता हूँ कि जब देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि निवेश करो, वस्तुओं की कमी है, संसाधन बढ़ाओ, तब जाकर सुख और समृद्धि आएगी, तब मुझे वो फरिश्ता सबसे ज्यादा याद आता है जो कहता था कि बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ झांको, मिथ्या से दूर रहो, हिंसा को त्यागो। उस श्रृंखलता पाश्विक प्रवृत्ति है, जीवन में सहजवर्ती प्रेम है, इसको जागृत करो। लेकिन दुर्भाग्य से एक जिहादी ने उस फरिश्ते की गोली मारकर हत्या कर दी, और वो जिहादी जिस विचार का था, उस विचार के आधार पर तो उसी समय गोली मार देनी चाहिए थी। लेकिन संयोग से उस समय भारत एक ऐसे हाथों में था जो कानून को मानता था,
जो न्याय पर विश्वास करता था, जो समता को जानता था, जो मानव अधिकारों की बात करता था, उस जिहादी को पूरा मौका दिया गया कि अपनी बात रखे। अपने आप में ये हिंदुस्तान की परिभाषा को गढ़ता है। इस हिंदुस्तान की आप कहीं भी चले जाइए, 3 चीज़ों में प्रासंगिकता है, गांधी से, गंगा से और बुद्ध से। ये तीनों चीज़ें हिंदुस्तान की पूरी दुनिया को देने। किसी की औकात नहीं। जब कोई आदमी कहता था कि आप उस सामने के फकीर बोलता था, तो उस समय उसी आदमी को पूरी दुनिया सलाम कर रही है, उसी का प्रधानमंत्री उसके कदमों में बैठा है। और एक ऐसा आदमी हाड़ पांच की पुतली हुआ करता था, ऐसा बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल कर गए। तो ये गांधी की तो प्रासंगिकता है ही, साथ में इंसानियत की प्रासंगिकता है और हिंदुस्तान की प्रासंगिकता है। यूं ही नहीं कोई पिता में बन जाया करता है, यूं ही नहीं कोई पिता में बन जाया करता है, और यूं ही नहीं पूरा देश किसी को राष्ट्रपिता मान लेता है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दर्शन ही था, जिसे पूरे दुनिया भर के शक्तिशाली देशों ने भी सहर्ष स्वीकार किया। हिंदी दिवस पर जिस तरह से आज राष्ट्रीय कवि सिद्धार्थ कुमार के द्वारा न केवल मातृभाषा को बल्कि देश के 140 करोड़ देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की, इन शुभकामनाओं को कंटिन्यू करते हुए मैं भी आवाम को ये हर वक्त याद दिलाने के लिए मैसेज करना चाहूँगा, जिस तरह से दुनिया भर के शक्तिशाली देशों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर आकर जिस मशाल को जलाया है, वह मशाल निश्चित रूप से एक मिसाल कायम कर सके। इन्हीं उद्देश्यों के साथ पुनः एक बार आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।